हेलो दोस्तों, मैं पंकज एक बार पुनः आपके सामने दोबारा उपस्थित हूँ और मैं संविधान विषय के साथ आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। कल मैंने कराए थे भारतीय संविधान के भाग, एक बार पुनः रिमाइंड करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको याद हो गए होंगे। तो मैं यहाँ से बोलूँगा, आप अपना रफ रजिस्टर या जिसमें आप नोट कर रहे हों उसमें चेक करते चलें और आगे देखें कि किस तरीके से याद हो रहे हैं। सबसे पहले क्या पढ़ाया था? भाग 1 संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, भाग 4A मौलिक कर्तव्य। कहाँ से लिए गए? रूस से। किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मूल संविधान में कितने थे? 10। जोड़े के संविधान संशोधन द्वारा गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976। 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002। क्या था इसमें? माता पिता एवं संरक्षण के द्वारा बच्चों को या 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। 4 यहाँ तक अपन। 5 में क्या पढ़ा था हमने? संघ। 6 में राज्य। 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख, ये भाग निरस्त कर दिया गया है। ठीक। किस संविधान संशोधन द्वारा निरस्त किया गया था? 7वां संविधान संशोधन सन 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित था। उसके बाद हमने 8 क्या पढ़ा? केंद्र शासित राज्य। 9 में क्या पढ़ाया था? पंचायतें। 9 में नगर पालिकाएं। 9वीं में सहकारी समितियां। ठीक। 10 में क्या बताया था? ST/SC क्षेत्र। 11 में केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध। 12 में वित्तीय संपत्ति एवं संविदाएं, वित्तीय संपत्ति संविदाएं एवं वाद। 12 में क्या पढ़ाया था? बताइए 12 में क्या पढ़ाया था? वित्तीय संपदा 11 में पढ़ाया था हमने केंद्र राज्य के बीच संबंध। 12 में पढ़ाया था वित्तीय संपत्ति संविदाएं एवं वाद। 13 में पढ़ाया था वाणिज्य एवं व्यापार। 14 में पढ़ाया था हमने केंद्र राज्य के बीच सेवाएं। 15 में पढ़ाया था हमने निर्वाचन। 16 में पढ़ाया था हमने आरक्षण। 17 में पढ़ाया था भाषाएं। 18 में आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए। 19 में प्रकीर्ण। 20 में संविधान संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368। ठीक। अब पढ़ाऊंगा मैं संविधान काल का विकास। इसमें एक्ट पढ़ेंगे हम, 3 एक्ट डेली पढ़ेंगे और तीनों के तीनों मैं याद कराऊंगा और अच्छे से याद हो पाएंगे। ठीक। संविधान का विकास। इसमें सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट। देखो, जब हमने पहला लेक्चर हमने लिया था, अगर पहला लेक्चर थोड़ा एक बार दोबारा देख लेना आप और उसके बाद आगे बढ़ाऊंगा। पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया था मैंने? भारत राजनीतिक रूप से कमजोर, प्राकृतिक रूप से मजबूत था। यूरोप राजनीतिक रूप से मजबूत, प्राकृतिक रूप से कमजोर था। ये जब आए तो इन्होंने पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई 1608 में। ठीक। जहांगीर के शासनकाल में लगाई थी। किलेबंदी शुरू की, अपने वर्चस्व स्थापित करने के लिए उन्होंने एक युद्ध लड़ा था 1757 प्लासी का युद्ध। उसके बाद बक्सर का युद्ध लड़ा था। फिर इलाहाबाद की संधि हुई थी। उसके बाद कंपनी पूर्ण रूप से शासन करने लग गई थी। कोई भी कंपनी या कोई भी एक परिवार स्टेब्लिश होता है तो उसमें कुछ भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है। जब वो अपने वर्चस्व या एक विकास की ओर होता था उसमें भ्रष्टाचार उत्पन्न होता है। तो कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई 31 दिसंबर 1600 में। ठीक। तो जब कंपनी थी उसमें भ्रष्टाचार होने लगा, रिश्वत लेने लगे या उपहार लेने लगे जनता से जबरदस्ती। तो उस तरीके से इस भ्रष्टाचार को कम करने के लिए उस समय ब्रिटेन संसद या ब्रिटेन के PM थे लॉर्ड नॉर्थ। भाई यहाँ से लोग क्या थे? कंपनी घाटे में जा रही थी जबकि कर्मचारी प्रॉफिट कमा रहे थे, क्योंकि यहाँ से लूटपाट के ले गए, वहाँ आराम से मजे कर रहे थे, जबकि कंपनी घाटे में जा रही थी। इसकी सूचना वहाँ की संसद को मिलती है। उस टाइम वहाँ के PM थे लॉर्ड नॉर्थ।
उन्होंने एक समिति बनाई, गोपनीय समिति या गुप्त समिति, ठीक, सीक्रेट कमेटी बनाई और उनसे सूचना एकत्रित करने के लिए कहा गया। उन्होंने एक एक्ट पारित किया उस समय उनकी सिफारिश के अकॉर्डिंग, रेगुलेटिंग एक्ट। क्या करा? रेगुलेटिंग एक्ट। किस लिए करा था ये? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, ठीक। और यह भारतीय संविधान का प्रथम एक्ट था, उसकी मतलब भारतीय संविधान के नियम के लिए प्रथम एक्ट था। अब देखो मैं पढ़ाऊंगा रेगुलेटिंग एक्ट। (1773) थोड़ा जल्दी लिखेंगे और थोड़ा कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा मैं समझा पाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप समझ पाओ, ठीक। यह एक्ट संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भाई जब विकास के लिए हम पढ़ रहे हैं, संविधान के विकास के लिए हम एक्ट पढ़ेंगे 1773 से लेकर 1947 तक, ठीक। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, संवैधानिक काल के विकास में महत्वपूर्ण स्थान था इसका, लिखेंगे। अब देखो, कोई भी कंपनी है या ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उस पर नियंत्रण कौन स्थापित कर रहा था? ब्रिटिश संसद, ठीक। इसमें अगला पॉइंट लिख देंगे। कंपनी पर ब्रिटिश संसद नियंत्रण करने के लिए ठीक, यह कंपनी पर नियंत्रण करने के लिए प्रथम ब्रिटिश एक्ट था। संवैधानिक विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रिटिश संसद नियंत्रण करने के लिए प्रथम एक्ट था, कंपनी को ब्रिटिश संसद नियंत्रण करने के लिए, ठीक। जब ये नियंत्रित होने लगी, हौले हौले क्या करा, सब चीजें बनने लगी। अब 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, मद्रास और बम्बई। तीनों के अलग अलग गवर्नर थे, छोटे छोटे या जो भी गवर्नर थे। अब इन्होंने क्या करा, जब एक्ट आया उस एक्ट में ये कहा गया जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और वह गवर्नर जनरल बम्बई और मद्रास पर नियंत्रण रखेगा, उसके अधीन कार्य करेंगी, ठीक। पहले वह स्वतंत्र प्रेसिडेंसियां थी, अलग अलग गवर्नर थे, स्वतंत्र प्रेसिडेंसियां थी। उसके बाद जब इसके अधीन हो गई तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी और गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए एक 4 सदस्य की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया कि हाँ, जब भाई इस पर भार बढ़ेगा तो उसके लिए हेल्प के लिए 4-5 व्यक्ति अलॉट किए जाते हैं या नियुक्त किए जाते हैं कि हाँ भाई इतने व्यक्ति हम इसके साथ दे रहे हैं और ये अकेला इनके ऊपर नियंत्रण रखेगा, ये रिपोर्ट देंगे, उस पर साइन करके आगे चीज़ें बढ़ाई जाएंगी, ठीक। चलो पढ़ते हैं, आगे लिखते हैं। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का
गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन बने बंगाल के गवर्नर? वॉरेन हेस्टिंग। भाई बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब इसके अधीन कौन कौन सी प्रेसिडेंसियां कर दी? 2 प्रेसिडेंसियां। कौन कौन सी? मद्रास, बम्बई। ठीक, किसके अंडर? बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन। ठीक, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन ये 2 प्रेसिडेंसियां कर दी, जो कि यह इनके ऊपर नियंत्रण रखेगा। पहले ये स्वतंत्र थी, तीनों के अलग अलग गवर्नर थे। अब एक गवर्नर बना दिया, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और जब ये बना दिया गया तो इसकी हेल्प के लिए, जब इस पर कार्यभार बढ़ गया तो इसकी हेल्प के लिए 4 सदस्य और नियुक्त किए गए। तो लिख देंगे इसमें गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया। देखो, सबसे पहले संविधान के विकास में इसका प्रमुख स्थान है। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण करने के लिए कंपनी पर यह प्रथम एक्ट था। दूसरा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग। अब जब बंगाल का गवर्नर बन गया तो इसके अधीन 2 प्रेसिडेंसियां जो बची थी वो कर दी। कौन कौन सी? मद्रास है, मुंबई। इसकी सहायता के लिए, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कौन बना दिए? 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। ठीक, अब ये हेल्प के लिए ये हो गए अवेलेबल। दूसरा क्या हुआ, जब कोई भी ये कानून वगैरह पास करे तो सबसे पहले अनुमति हमारे यहाँ क्या करे, सुप्रीम कोर्ट मेन होता। एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई इस एक्ट द्वारा 1774 में। लिखेंगे कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जिसमें कुल कितने जज थे? 4 जज। जिसमें 4 जज में क्या था? एक मुख्य था, 3 अन्य। ठीक, मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एलिजाबेथ। ठीक, अन्य 3 कौन कौन सदस्य थे? एक था चैम्बर्स, दूसरा था लिमिस्टर, तीसरा था हाइड। ठीक, सबसे पहले संवैधानिक काल विकास में इसका महत्वपूर्ण स्थान है।
ब्रिटिश द्वारा नियंत्रण, कंपनी में नियंत्रण करने के प्रथम एक्ट था। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहाँ से जान लिया, कौन बना था, वॉरेन हेस्टिंग। इसकी हेल्प के लिए, गवर्नर जनरल की हेल्प के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 4 थी। और उसी के अनुसार इस एक्ट के द्वारा सन 1774 में, भाई किसी भी चीज़ को न्याय की जरूरत पड़ती है। मान लो हमारे घर में है 4 व्यक्ति बुला लिए हमने कि हाँ थोड़ा सा ये बात है वो बात है, थोड़ा बताई, उसके बारे में जानकारी ली। तो जज कितने थे, 4। एक उसमें मुख्य होता है जिसकी बात हम सब लोग मानते हैं कि हमारे घर का बुजुर्ग ये है। तो बुजुर्ग कौन थे, एलिजाबेथ पे। बाकी 3 कौन थे मैन, लिविंगस्टन, चैम्बर्स और हाइड। इसमें थोड़ा सा और लिखेंगे, या स्क्रीनशॉट ले लो 1 मिनट के लिए, मैं आगे दोबारा कराऊंगा थोड़ा। ठीक, जो इसकी परिषद के सदस्य थे, अगर नॉर्मली क्वेश्चन पूछे इसकी गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 थी। इनका कार्यकाल कितना था, 5 वर्ष। जज के लिए, ये जितने भी हमारे न्यायालय में नियुक्त जज थे, इनके लिए वो क्या थी, 5 वर्ष तक वकालत कर चुके हों। ठीक, 5 वर्ष तक वकालत कर चुके हों। इनका कार्यकाल 5 वर्ष, 5 वर्ष तक वकालत कर चुके हों। ठीक, अब देखो अगला, अच्छे से नोट्स बनाते चलें, साथ ही साथ वहीं याद करा दूंगा मैं आपको। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट अगर याद रखने हैं तो वो मैं लिखा रहा हूँ। ठीक है, एक बोर्ड था, जब कंपनी के व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्य, एक बोर्ड चलाता था जो कि 24 सदस्य था। ठीक, जिसमें कितने सदस्य थे, 24 सदस्य। क्या था उसका नाम, क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ गतियां या चीजें देखने के लिए व्यापारिक बीओसी था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। इसमें से क्वेश्चन बने, ठीक, वैसे इनमें से नहीं बनेगा। जो पीछे जितने पॉइंट लिखे हैं सारे डिक्टो वही आएंगे। ठीक, और उसमें से एक्स्ट्रा नहीं आएगा, बाकी मैं पढ़ा रहा हूँ। ये कितने सदस्य थे इसमें, 24। इसका प्रमुख कार्य क्या था, व्यापारिक एवं प्रशासनिक कार्य के ऊपर नियंत्रण रखते थे। व्यापारिक और प्रशासनिक कार्य, ये क्या है, इसकी रिपोर्ट सीधे ब्रिटेन सम्राट को पहुंचा देते। इसकी रिपोर्ट सीधे ब्रिटेन सम्राट को सूचना देते थे। तो लिख देंगे, कंपनी के व्यापारिक तथा प्रशासनिक मामले देखते थे। ब्रैकेट में डाल लेंगे जैसे नागरिक, सैन्य मामले, राजस्व मामले आदि। ठीक, इसमें से ज्यादा पूछता है। और इनके सदस्य क्या करते थे, वो प्रत्येक 6 महीने में रिटायर होते थे। कुछ सदस्य प्रत्येक 6 महीने में रिटायर होते थे। यही इसका मेन मुद्दा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या बताया था, संवैधानिक काल में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, या संवैधानिक विकास में इसका
महत्वपूर्ण स्थान है। कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने के लिए प्रथम एक्ट था। अगला पॉइंट पढ़ाया था, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कौन बना बंगाल का गवर्नर जनरल? वॉरेन हेस्टिंग। इसकी हेल्प के लिए 4 सदस्य एक कार्यकारिणी परिषद का गठन किया गया, ठीक, जो इसकी हेल्प करेगी। जब इतने व्यक्ति मिल गए, इन्हें पावर मिल गई, तो इन्होंने क्या करा, 2 जो बची प्रेसिडेंसियाँ थी, मद्रास और बम्बई, उस पर वो प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी। मतलब मेन कौन बना दिया? बंगाल प्रेसिडेंसी, बाकी वो उसके नीचे काम करेंगे अंडर। उसके बाद जब कोई विवाद होगा उसके लिए न्यायालय भी होता है। तो एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी कब? सन 1974। उसका मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया? एलिजाम पे क्वेश्चन आया था, ठीक। बाकी 3 सदस्य कौन कौन से? लेमिस्टर, हाइड और चैम्बर्स, ठीक। उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इनमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24। ठीक, एक और पॉइंट अगर इसमें लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कंपनी के कर्मचारियों को को रिश्वत तथा पुरस्कार लेने पर रोक लगा दी। ठीक, इस एक्ट के द्वारा ये 5 चीज़ें आपको याद रखनी है। मतलब कोई भी टॉपिक पढ़े हम, तो उस टॉपिक में ये सोचा करो कितने पॉइंट दिए गए हैं, और माइंड को ऐसे एनालाइज करो जैसे हम करते हैं, और टॉपिक बाय टॉपिक याद करिए, और एक एक टॉपिक या 3-3 टॉपिक तैयार करिए। जैसे एक में भाग पढ़ ली हम, एक में अनुसूची पढ़ ली, एक में क्या पढ़ लिए? संविधान के स्रोत। और सबसे पहले में क्या करा था हमने? उसका इतिहास जाना था हमने, ठीक, कि संविधान लागू होने से पहले या संविधान बनने से पहले या कोई भी चीज़ कंपनी आने से पहले उसका इतिहास क्या था। स्टेबल करने से पहले कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई 1600 में। उसके बाद ये एक्ट पढ़ा हमने। इस एक्ट में सबसे पहले क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट में 4-5 चीज़ हुई थी, चारों 5 मैंने आपको लिखा दी। इसके बाद आया था 1781 में, इसी में संशोधन, मतलब इसमें कुछ कमी रह गई थी। कमी क्या रह गई थी? कोई भी निर्णय देता, अगर गवर्नर जनरल कोई निर्णय कर रहा है, जो भी कर रहा, उसके लिए अपील आप कहाँ डाल सकते थे? सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अंतिम नहीं थी। अगर सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती, वो अंतिम अपीलीय न्यायालय नहीं था। अगर अंतिम अपीलीय न्यायालय था, वो था ब्रिटेन में स्थित या ब्रिटिश स्थित प्रिवी काउंसिल, ठीक, ब्रिटिश में स्थित प्रिवी काउंसिल, वहाँ अपील लास्ट होती। जबकि भारत में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, ये निर्णय जो था इसका अंतिम निर्णय नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब अगला एक्ट पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। अगला देखिए 1781। इस एक्ट में कुछ कमियां भी रही थी। उन कमियों को पूर्ण करने के लिए जब मान लो गवर्नर जनरल कोई निर्णय दे रहा है, तो उसको बाध्य कर सकते हैं हम सुप्रीम कोर्ट में जाके। लेकिन यहाँ क्या था, जब ये एक्ट आएगा तो उसे उस सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से निकाल दिया जाएगा, मतलब उसे स्वतंत्र कर दिया जाएगा, वो निर्णय ले सकता है, ठीक। देखो
ऑफ सेटलमेंट। देखो, जब हम गवर्नर जनरल था उसके खिलाफ अपील हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, उसकी परिषद के खिलाफ जा सकते थे। अब इसमें क्या है, संशोधन किया गया 1773 एक्ट में, इसलिए ये बाद में एक्ट आया, तो इसमें कुछ अनुमति भी दी गई है और यह किसी चीज़ के लिए कानून भी बना सकती थी। ठीक, देखो पढ़ते हैं। जब इसमें संशोधन किया गया, क्योंकि कुछ ना कुछ बढ़ाया गया, कुछ कमी थी वो बढ़ाई गई, तो इसे कहेंगे संशोधात्मक अधिनियम। इस अधिनियम को संशोधात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को संशोधात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम को संशोधात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। अब देखो, इन्हें दूसरा पॉइंट क्या हुआ, जो गवर्नर जनरल था और उसकी परिषद, गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से अधिकारिता क्षेत्र से मुक्त कर दिया। सबसे पहले जब 1773 एक्ट में कुछ कमी रही, उसके बाद एक एक्ट और बनाया गया जिसमें संशोधन करके एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781। इसमें जब संशोधन किया गया तो इससे पहले सबसे पहले नाम क्या गया, संशोधात्मक अधिनियम कहा गया, कह दिया। उसके बाद मैंने बताया था कि गवर्नर जनरल कुछ कानून बना सकता था, उसके खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे हम। लेकिन यहाँ क्या करा, गवर्नर जनरल कानून बना सकता, उसके खिलाफ आप अपील नहीं कर सकते, उसका अधिकार क्षेत्र बाहर कर दिया। तीसरी चीज, जब इसका अधिकार क्षेत्र बाहर कर दे तो ये किसी कुछ और चीजें इसे प्रोवाइड की कुछ और शक्तियां, लेकिन अगर हम कानून बना दे तो वहाँ की संस्कृति को ध्यान में रख कर कानून बना सकते थे, वहाँ की संस्कृति को ध्यान में रखकर ही कानून बना सकते थे। तो जो कलकत्ता था को बंगाल बिहार उड़ीसा के लिए विधि या कानून बना सकती कलकत्ता बंगाल बिहार और उड़ीसा के लिए विधि या कानून बना सकती थी कलकत्ता सरकार। कलकत्ता सरकार बंगाल बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बना सकती थी, परंतु वहां की संस्कृति को ध्यान में रखकर
ठीक है। सबसे पहले 1773 रेगुलेटरी एक्ट में कुछ कमी रह गई थी, उसको पूर्ण करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इसे संशोधात्मक अधिनियम भी कहा जाता है। गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। जब मुक्त कर दिया तो इन्होंने 3 जगह के लिए कानून बना दिया। कहाँ कहाँ के लिए? बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए कानून बना सकती थी, लेकिन वहाँ की संस्कृति को ध्यान में रखकर। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, याद यूं ही हो गया होगा। अच्छे से 1-2 बार रिवीजन कर लेना और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, 3 कराऊंगा मैं, केवल 3। ठीक है, एक और कराऊंगा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखो, अगर 1773 में एक चीज बची हो कुछ, तो उसके लिए थोड़ा सा जगह एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ, उसमें 2 पॉइंट रह गए, वो मैं लिखा दूँ। ठीक है, या लास्ट में लिखूंगा। ठीक, या अब यहाँ डालो। ठीक, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें क्या करेंगे? इसमें एक मेन क्वेश्चन आ जाएगा, थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगा इसे, थोड़ा ध्यान से देखना। इसमें क्या है? कंपनी में द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था। कंपनी में द्वैध शासन, वहाँ क्या कहा था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों एक थे। उसके बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल आ गया, नियंत्रण, एक नियंत्रक मंडल जिसमें सदस्यों की संख्या 6 थी। वो क्या कर रहा था? वो सीधा ब्रिटेन के सम्राट के प्रति उत्तरदायी था, मतलब उनके द्वारा नियुक्त थे, उनके द्वारा नियुक्त थे। तो इसमें हम सबसे पहले इस एक्ट का नाम क्यों पड़ा पिट्स इंडिया एक्ट, सबसे पहले देखते हैं। वहाँ के पीएम थे ब्रिटिश पीएम विलियम पिट्स। विलियम पिट्स, इनके ब्रिटेन के उसका तत्कालीन पीएम कौन थे? विलियम पिट। इनके नाम पर ही पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा था। इनके नाम पर इस एक्ट का नाम क्या पड़ा? पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक, सबसे पहले पिट्स इंडिया एक्ट, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सन याद रखते हैं। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, 1781 एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट। तो ब्रिटिश पीएम कौन थे? विलियम पिट, जिनके नाम पर पिट्स इंडिया एक्ट इस एक्ट का नाम पड़ा। ठीक, इसका उद्देश्य क्या था? भाई कोई भी एक्ट आता है, जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसका मेन उद्देश्य क्या था? कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करना या वहाँ को भ्रष्टाचार को कम करना। इसका क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य, जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे ना, जो भी कंपनी के अधीन क्षेत्र थे, वह ब्रिटिश संसदीय क्षेत्र के अधीन कर दिए। मतलब कंपनी के अधीन क्षेत्र, सीधा नियंत्रण कहाँ से होने लगा? ब्रिटिश, जो उसके द्वारा 6 सदस्य नियुक्त किए गए थे। पढ़ाऊंगा मैं भी। ठीक, तो लिख देंगे इसमें, उद्देश्य लिख देंगे।
कंपनी के अधीन राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया गया। ठीक, या इसका मुख्य उद्देश्य लिख देंगे ब्रिटिश संसदीय अधिकारीण क्षेत्र, ब्रिटिश संसदीय अधिकारीण क्षेत्र विधि ब्रैकेट में डाल देंगे। जो भी कंपनी का नियंत्रित राज्य थे उन पर सीधा अब किसका मतलब कंपनी पर सीधा नियंत्रण कहाँ से आने लगा, ब्रिटिश सम्राट का। कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण कहाँ से आने लगा, ब्रिटिश सम्राट। सबसे पहली चीज ये लिख ली हमने, ब्रैकेट में डाल देंगे ब्रिटिश संसदीय ब्रिटिश अधिकारीण क्षेत्र। जैसे कि इसका देखो मेन चीज कैसे याद रखेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करिए। पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट्स के शासनकाल में आया था, इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम पिट्स इंडिया एक्ट पड़ा। दूसरा इसका उद्देश्य यह था कंपनी के अधीन राज्य क्षेत्र को ब्रिटिश सम्राट संसद के अधीन कर दिया गया। मतलब सीधा नियंत्रण कहाँ से होने लगा, ब्रिटिश संसदीय अधिकारीण क्षेत्र मतलब ब्रिटेन संसद से। उसके द्वारा हमारा प्रमुख कार्य क्या थे, देखो पहले कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक या प्रशासनिक मामले कौन देखता था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD जो लिखवाया था मैंने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि 24 सदस्य थे। ठीक, अब इसमें क्या होने लगा, जब कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए, कंपनी में कंपनी के व्यापारिक बड़ा बड़ा लिखा कंपनी के व्यापारिक, ठीक, नंबर 1, नंबर 2 राजनीतिक एवं प्रशासनिक, यहाँ एक देखो हम क्या याद रखेंगे, कंपनी के कार्य अलग अलग कर दिए गए। कौन कौन से कार्य, एक तो व्यापारिक कार्य थे, एक राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य थे। व्यापारिक कौन थे, जो डायरेक्टर थे, भाई कंपनी की स्थापना किसने करी थी, व्यापारियों ने मिलकर करी थी, इसलिए इन्हें डायरेक्टर के उसमें रखेंगे। देखो ये किस में आएंगे, BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इसे लिख देंगे निदेशक मंडल। ठीक, जो प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य कौन देख रहा था, ये आया दूसरा बोर्ड BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल या नियंत्रक मंडल।
देखो अब चीज़ें ध्यान से सुनना। सबसे पहले हम पहुंचे विलियम पिट्स, स्थापना होगी इन्हीं के शासनकाल में, या इन्हीं इस एक्ट को विलियम पिट्स के नाम से जाना गया, इसलिए इनका नाम पिट्स इंडिया एक्ट रखा गया। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश अधिकारीण क्षेत्र स्थापित करना। ब्रिटिश अधिकारीण क्षेत्र मतलब क्राउन, जो वहाँ का सम्राट है, उसके अधीन कार्य करें, या उसके अधीन कंपनी को कर दिया गया। जब उसके अधीन करेंगे तो वह कुछ सदस्य नियुक्त करके अपने भेजेगा। नियुक्त कौन करे थे उन्होंने? नियंत्रक मंडल के सदस्य कौन, ये क्या करे थे? नियुक्त करे थे। इसमें लिख देंगे इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट ने की थी, यहाँ लिख दें, ब्रैकेट में डाल दें। ये कितने थे नियंत्रक मंडल में सदस्य? पहले लिख दें 6। इसमें कितने? 24 थे पहले, ठीक। निदेशक मंडल बीओसी, बीओडी तथा बीओडी तथा सीओडी, ठीक। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इसमें सदस्य की संख्या कितनी थी? निदेशक मंडल में 24। जो ये बाद में जो एक मंडल बनाया गया नियंत्रक मंडल, इसमें सदस्यों की संख्या 6 थी। यह किसके अधीन कार्य करेंगे? जब भाई कंपनी किसके अधीन कर दिया? ब्रिटिश क्राउन के अधीन, तो वह अपने कुछ सदस्य भेजेंगे। सदस्य कितने भेजे उन्होंने? 6। सदस्य कितने भेजे? 6। देखो इनका प्रमुख मान लो 6, ठीक। लिख देंगे इसके लिए पॉइंट। देखो इनकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की गई। तथा यह उत्तरदायी होंगे ब्रिटिश सम्राट के प्रति। देखो सबसे पहली चीज, दोबारा से दोबारा से इसलिए देखने का जरूरत है कि तुरंत की तुरंत याद होता रहेगा। इस एक्ट का नाम विलियम पिट्स के नाम पर पड़ा। इसका प्रमुख कार्य था ब्रिटिश अधिकारीण क्षेत्र, मतलब कंपनी के ऊपर पूर्ण रूप से शासन किसका होने लगा? ब्रिटिश संसद का या सम्राट का, ठीक। जब होने लगा तो उन्होंने अपने इनके कार्य बांट दिए। क्या कार्य बांटे? कि व्यापारिक कार्य कौन देखेगा? बीओडी तथा सीओडी। राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य कौन देखेगा? बीओसी। बीओसी मतलब नियंत्रक मंडल। एक था निदेशक मंडल, इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 24। ये नियंत्रक मंडल जो बनाया था ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त किए गए थे। कितने सदस्य? 6। तथा यह ब्रिटिश सम्राट के प्रति उत्तरदायी थे, ठीक। इनके प्रमुख कार्य क्या थे? मान लो अगर इसमें लिखें सैनिक मामले, असैनिक, राजस्व आदि इसके अंतर्गत आएंगे। सैनिक, असैनिक एवं राजस्व, ठीक। यहाँ लिखो, देखो यहाँ लिखेंगे नियंत्रक मंडल, देखो इसमें 6 सदस्य थे। कौन कौन थे? नियंत्रक मंडल में कितने सदस्य थे? 6 सदस्य। वैसे इसमें से पूछता नहीं है, ज्यादा से ज्यादा सीधा सीधा पूछेगा कि यह किसके प्रति, नियंत्रक मंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी थे? ब्रिटेन सम्राट के। इनकी नियुक्ति किसने करी थी? ब्रिटेन सम्राट ने। इसका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। इनका कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष। कौन कौन सदस्य थे? ये इसे एक्स्ट्रा लिख लेना, ठीक। कंपनी में यहाँ द्वैध शासन प्रारंभ होगा भाई, द्वैध शासन।
कंपनी में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया ना। सीधा सीधा क्वेश्चन होने, कंपनी में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ? 1784 ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा। कौन कौन से क्या क्या कार्य बांटे गए बता दिए। कंपनी के व्यापारिक कार्य, राजनीतिक एवं प्रशासनिक कार्य, मंडल बना दिए। उसके बाद एक तो होता था इसमें राज्य सचिव, एक होता था चांसलर, एक्सचेकर, चांसलर ऑफ चार होते थे प्रिवी काउंसिल के सदस्य। ठीक, ध्यान रखेंगे ये इसके पॉइंट, और इसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा और बताऊंगा मैं। इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। इसमें से क्वेश्चन क्या बनेगा, पहले तो इसे इंपोर्टेंट रखेंगे। दूसरा इसे देख लेंगे एक बार। तीसरा, कंपनी में द्वैध शासन प्रारंभ हो गया, यहां से ये क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा डीप पूछेगा तो यहाँ पूछ लेगा। निदेशक मंडल में सदस्य, सॉरी नियंत्रक मंडल में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6। नियंत्रक मंडल के सदस्य किसके प्रति उत्तरदायी थे? ब्रिटेन सम्राट के। इनकी नियुक्ति किसने की थी? ब्रिटेन सम्राट ने की थी। इसके अगर नियंत्रक मंडल के सदस्य को डिवाइड करेंगे हम, पहले क्या होता था? एक राज्य सचिव होता था, यहाँ भी एक, और यहाँ पर भी एक राज्य सचिव, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर, एक होता प्रिवी काउंसिल का सदस्य, प्रिवी काउंसिल का सदस्य। इसमें इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी इसे पढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चलो कोशिश करते इसे बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलो। जो राज्य सचिव का वेतन था, इसके बारे में पढ़ेंगे। सॉरी 1793 से 1793 से राज्य सचिव का वेतन भारत के राजकोष से दिया जाने लगा। इसमें रहेंगे 1856 तक यह इसी तरह बना रहेगा जब तक कि भारत राज्य सचिव न आ जाए। ठीक, इसमें पढ़ेंगे राज्य सचिव 1793 से राज्य सचिव का वेतन भारत के राजकोष से दिया जाने लगा, तथा इसमें परिवर्तन तभी आएगा जब भारत का राज्य सचिव आ जाएगा। पे ये क्या है, खाली राज्य सचिव, जब उसके साथ भारत जुड़ जाएगा तो भारत का राज्य सचिव आ जाएगा। यह कब पॉसिबल होगा? जब 1856 में पढ़ेंगे, ठीक है। अगला पढ़ते हैं। इसी में एक पॉइंट और देखा था कि
देखो मंत्री परिषद जो इसकी गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें सदस्यों की संख्या पहले कितनी थी रेगुलेटिंग एक्ट के समय? 4 थी। इसमें एक कम कर दी गई। इस एक्ट के द्वारा कार्यकारिणी परिषद, इस एक्ट के द्वारा कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या इस एक्ट के द्वारा कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 3 कर दी गई। ये ध्यान रखना, ठीक। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों की संख्या 3 कर दी, जबकि रेगुलेटिंग एक्ट के समय कितनी थी? 4। रेगुलेटिंग एक्ट के समय कितनी थी? 4, ठीक। यही इसके पॉइंट है और ज़्यादा नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कंपनी में शासन का प्रारंभ कब हुआ? 1784। ईस्ट इंडिया एक्ट। कौन कौन से दो जब उनके कार्य विभाजित करे गए थे, तो किस तरीके से बांटे गए थे? जब भाई कार्य विभाजित करे गए, एक तो बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एक सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये दोनों एक ही था। उसके बाद एक नया बना था बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। उसमें क्या था? एक था निदेशक मंडल, ठीक, एक था नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6। इसकी नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटेन सम्राट, ठीक। इसके सदस्यों की नियुक्ति किसने की थी? ब्रिटेन सम्राट। या सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसके द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सम्राट का नियंत्रण स्थापित हुआ? वह कौन सा अधिनियम या एक्ट था जिसके द्वारा कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ? स्थापित मतलब होना, एक होता शुरू होना, नियंत्रण स्थापित शुरू होना, ठीक। एक होता पूर्ण रूप से हो जाना। तो पूर्ण रूप से क्या होगा? नियंत्रक मंडल बनाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें सदस्यों की संख्या 6 थी। एक राज्य सचिव था, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, और एक था 4 थे प्रीवी काउंसिल के सदस्य। जो उसकी कार्यकारिणी परिषद थी गवर्नर जनरल की उस समय, उसमें 4 सदस्य थे रेगुलेटिंग एक्ट के समय। अब कितने बचे? 3, ठीक। यही है इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट, और कुछ नहीं है, और कल कराऊंगा मैं, ठीक है। और उसमें एक रेगुलेटिंग एक्ट में नीचे 3-4 चीज़ें लिख लेना, थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ। उसमें मैं भूल गया था, ठीक है। जबकि मैंने आपको समझाते टाइम वो चीज़ बता दी थी। कोई भी एक्ट आया भाई, क्यों आया? क्योंकि कंपनी में भ्रष्टाचार हो गया। किस लिए? क्योंकि कर्मचारी अमीर हो रहे थे जबकि कंपनी घाटे में जा रही थी। इसकी सूचना ब्रिटेन, उस समय संसद या उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन को थे? लॉर्ड नॉर्थ। यह एक्ट कब लाया गया? लॉर्ड नॉर्थ के शासनकाल में। उस समय ब्रिटेन के पीएम कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। जब ये एक्ट आया था, मतलब कोई भी चीज़ हम लाते हैं, जैसे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, किसी की सिफारिश पे जोड़े गए थे। जब ये एक्ट आया तो किसकी सिफारिश पे आया? एक समिति थी, गोपनीय समिति। ठीक है,
रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया? क्योंकि भ्रष्टाचार कंपनी में बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसको कम करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। ब्रिटिश पीएम उस समय कौन थे? लॉर्ड नॉर्थ। एक गोपनीय समिति की सिफारिश पर यह एक्ट लाया गया, यह एक्ट लाया गया। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। 3 एक्ट मैं रोज़ पढ़ाऊँगा और तीनों के तीनों याद होने चाहिए आपको। अगले दिन मैं आपको सुनूंगा, या जैसा भी होगा आप अपने कॉपी में ईमानदारी से लिखें, और जब भी मैं पढ़ाऊँ उसको देखें और अच्छे से अच्छे याद कर पाएँ। ठीक है, थैंक यू भाई।